बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाज़िर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल, और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ जनाब शुएब खालिक। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। पहले भी आपसे बात होती रही जी। बहुत सी बातें फ़िक्शन के बारे में, और ज़ाहिर है आप चूँकि मेरे उन दोस्तों में से हैं, सीनियर दोस्तों में से जिनके साथ मैं बेतकल्लुफ़ी से बात कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बहुत सी ऐसी बातें आपसे कर ली जो मेरे अपने दिल में हैं और बेतकल्लुफ़ी से, और आपने उसी मोहब्बत के साथ उनके जवाबात भी इनायत फरमाइए। एक और बात जो है वो ये है कि पिछली एक गुफ्तगू में हमने आपसे ये सुना बात आपसे कि जो मुखातिब है वो जहन में होता है लिखने वाले के, कि जब आप लिखते हैं तो आपके जहन में होता है कि आप ये किसके लिए लिख रहे हैं, और उसको जहन में रख के आप लिखते हैं। तो जब आप यानी कोई भी लिखने वाला जब लिखता है तो और बहुत से लोग भी हो सकते हैं, लेकिन दो जो लोग हैं वो तो बिल्कुल सामने की चीज़ है। उनमें से एक नक्काद है और एक कारी है। मुमकिन है कि नक्काद को जो चीज़ें पसंद आती हों कारी को वो ना आए, और जो कारी को पसंद है, यानी तरजीह की बात है, कारी की तरजीह और होगी, नक्काद की तरजीह और होगी। तो इन दोनों को देखते हुए लिखने वाले की तरजीह क्या होनी चाहिए, यानी उसे कारी के लिए लिखना चाहिए या नक्काद के लिए लिखना चाहिए। अगरचे आइडियल कंडीशन तो यही है कि वो दोनों के लिए लिखे, ऐसा लिखे, ज़रा ये तो आम बात है ना। लेकिन अगर दोनों में से आपको फैसला करना पड़े तो आप कारी की तरफ जाएंगे या नक्काद की तरफ? मैं अपने तौर पे अगर इसको यूँ देखूं कि मैं इन दोनों की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है। इसलिए कि सबसे पहला नक्काद जो है वो मेरे अंदर है, मैं खुद हूँ। ठीक है। सबसे पहला कारी भी अपनी तहरीर का जो है वो मैं खुद हूँ। बहुत अच्छा। सो मुझे अपने तौर पे मुतमईन होना है, मेरे उस नक्काद को भी मुतमईन होना है और मेरे उस कारी को भी मुतमईन होना है। क्या बात, वाह। सो वो जब मुतमईन होंगे तो उसके बाद जो है कहानी वो जाती है जब बाहर, तो वो फिर उन दोनों को कहीं छेड़ रही होती है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनमें से किसी एक को टारगेट किया है, बहुत अच्छा। वो फिर दोनों के लिए होती है। अब कहानी जो है वो मामला ये होता है कि वो पहले जब कहानी आ रही होती है तो इस तरह की मंसूबाबंदी नहीं होती तख्लीककार के पास, ठीक है, कि वो ये कहानी किसके लिए लिख रहा है। कहानी अपना एक मूड होता है, वो अपना एक मूड लेकर आप पे उतरती है, चाहे वो एक किरदार है, चाहे वो कोई वाक़या है, चाहे वो कोई एक छोटी सी चीज़ है जो आपको क्लिक कर गई है और आपने उसके ऊपर कहानी बनाना शुरू कर दी है। वो जब कहानी बन जाती है तो उसके बाद कहीं जाके आपको नज़र आता है कि यार ये कहानी जो है ये कहाँ कहीं क्लिक कर रही है। ठीक है। ड्रामा जो था उसका अलग है, ठीक कि हमें टारगेट व्यूअर जो है वो तय करना होता है। ठीक है। मतलब मैंने बच्चों के लिए सीरियल लिखा, जी हाँ। अब मेरा टारगेट व्यूअर जो था वो बच्चा था। ऐसे अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो ड्रामा मैंने अगर ज़िंदगी में कोई लिखा है तो वो बच्चों का ड्रामा है, ऐसे ही, क्योंकि वो आपको फिर खुद बच्चा बनना है। जी ऐसे ही। तो आप जब बच्चा बनते हैं तो वो बड़ा एक मुश्किल खेल होता है। हाँ, वो लॉन्ग प्ले भी आपका जो था वो बहुत बड़ा, वो पुतली चाचा जो था। सो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनके बीच में आपका तो कैरेक्टर भी जो टिंकू का है, हाँ, वो कितना मतलब है कि वो तख्लीककार से आगे निकल गया वो कैरेक्टर। हाँ, है वो आपने ऐसे ही था। सो ये जब आपके पास चीज़ आ जाती है, अब ये जो इवन पुतली चाचा ही जो था ड्रामा, ये कैसे आया है हमारे पास, अब इसका टारगेट व्यूअर कोई भी नहीं है। कहानी कैसे आई है? कहानी एक आउटलाइन थी प्रोड्यूसर के जहन में, और वो आउटलाइन ये थी कि एक दिन तख्लीककार के हाथों से उसकी तख्लीक निकल जाती है। अब इस आउटलाइन के ऊपर हमने सोचना शुरू किया तो हमें एकदम से पुतली बनाने वाला एक आया कि यार उसकी पुतली मशहूर हो जाती है लेकिन उसे कोई नहीं जानता, और पुतली को हर कोई जानता है। सो इसकी जेलसी शुरू हो जाती है अपनी पुतली के साथ। सो इस तरह करते करते कहानी बनना शुरू हुई, बनते बनते वो उधर पहुंच गई कि जहां बच्चों के लिए भी है वो, और कोई बूढ़े। और मुझे सबसे पहली मुबारकबादें जो आती हैं वो कोई मुन्नू भाई की आती है, कोई इलियास कश्मीरी हैं, कोई कौन है, सलमा आगा, दिलीप कुमार, अलबेला ने किया था ना। तो अलबेला तो अपना वो ड्रामा उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन ड्रामा था। सो उसने पता नहीं कहाँ कहाँ वो बाहर जाता था, कहीं भी जाता था वो कैसेटें देता था, और वो फिर आके मुझे बताता था कि जिसे उसी ने बताया कि ये पूना एकेडमी की ड्रामा आर्काइव्स में ये ड्रामा महफूज हो गया। क्या बात। सो अब जब ये आई थी कहानी क्या थी,
उसमें किसी किस्म का कोई टारगेट नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक। सो कहानी जब अब इवॉल्व होना शुरू हो जाती है बस। तो वो खुद ब खुद अपना जो है ना टारगेट वो खुद मुतय्यन कर देती है बिल्कुल ठीक। कहानी। बिल्कुल सही। सो ये पहले से तय करना कि आया आपने टारगेट जो है वो नकाद को करना है या कारी को करना है, ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये खालिसन ऐसे नहीं होता। ठीक है। नहीं, वो आपने चूँकि ड्रामे के हवाले से बात की थी, तो मैंने ये सोचा कि शायद फ़िक्शन, लेकिन आप ये देखें हमारे जो पॉपुलर, वही बात है, वो किसी ना किसी को तो टारगेट करते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो ये है। कुछ ना कुछ तो ज़हन में होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप यानी ना करें तो फिर तो आप वो चीज़ें ना लिखें जो उसको समझ में आने वाली हैं, या इस तरह कुछ ना कुछ काट-छाँट तो करते हैं ना। देखिए किसी हद तक आप ज़ुबान जो है तलाश करते हैं, किसी हद तक टेक्नीक जो है उसको देखते हैं। नहीं, इसके बीच में मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और शायद दीगर तख्लीक़कार भी जो हैं उनका भी शायद मुझसे इत्तफ़ाक़ करें वो भी, कि ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारा सबसे पहला टारगेट जो है हमारी सोसाइटी। ठीक। अब इस सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ जो हैं किरदार हैं, मुख्तलिफ उम्रें हैं, जेंडर हैं, सारा कुछ है। सो हमारी कहानी कहीं ना कहीं कुछ क्लिक कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली वो टारगेट करना जो है वो ड्रामे की हद तक तो होता है, उसमें भी हर दफ़ा नहीं होता। ठीक है। उसमें भी ऐसे ही है जैसे कहानी आ जाती है और बस फिर चल निकलती है, ऐसे वो अपना टारगेट व्यूअर जो है वो खुद निकाल लेती है। अच्छा, इसमें एक और बात भी, सॉरी मैंने आपकी बात करता कि एक और बात भी है, वो ये है कि मुमकिन है कि मिसाल के तौर पे आप एक हिस्से को टारगेट कर रहे हैं, तो सोसाइटी तो चूँकि आगे बढ़ रही है, आज जो आदमी उस जगह पर मौजूद है जो पढ़ रहा है, कुछ देर के बाद कुछ और आदमी उस जगह पे आ जाएंगे, तो वो आदमी बदलते रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ चंद लोगों तक ही पहुँचे हैं, जो जो उस उम्र को पहुँचेगा, जो जो मतलब मेरे जो हम शायरी पढ़ते हैं, मैंने एक किताब पढ़ी 20 साल की उम्र में, मुझे कुछ शेर पसंद आए, उसमें से मैंने उस पर निशान लगाया। फिर वही किताब मैंने पढ़ी 40 साल की उम्र में, अब मुझे और शेर पसंद आए उसमें से। फिर मैंने वही किताब पढ़ी है 50 साल की उम्र में, तो अब मैं सोचता हूँ कि वो जो 20 साल की उम्र में पसंद किया था वो तो उतना अच्छा शेर नहीं था, असल तो शेर ये था, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो उस किताब में तो वो सब कुछ मौजूद था, लेकिन उस वक्त मैं उसको हासिल करने के काबिल नहीं था, तो बाद में जाकर मुझे पता चला कि इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब है कि आप सोसाइटी में जब चीज़ फेंकते हैं बनाकर, तो वो अपना ऑडियंस जो है वो खुद ब खुद तलाश भी कर लेती है और वो उसके साथ जुड़ जाता है और वो बदलते रहते हैं। आपका कोई भी जैसे शायरी है आफाकियत है कि आप उम्र की किसी की कैद में नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर वो वाले जो फ्लेवर्स हैं मुख्तलिफ उम्रों को छू लेने वाले, वो मौजूद हैं सारे। बिल्कुल। बचपन में आपने कुछ चीज़ देखी है तो उसको आपने पढ़ा है, और जब आप कहीं बूढ़े होते हैं तो उसे आप पढ़ते हैं, तो वो क्या कमाल का वो शाहकार है वो चीज़ कि जो आपको बचपन में भी पसंद आती है और आपको बुढ़ापे में भी पसंद आती है। क्या बात। तो आपका टारगेट जो है ना वो बचपन है और ना वो बुढ़ापा है, वो ज़िंदगी है, और उसके अंदर वो जो वैरायटी है वो है, और उसकी आफाकियत है। बिल्कुल। सो आपका टारगेट जो है वो आफाकियत होती है, और वही होना चाहिए। कारी या नकाद जो है इसको टारगेट करने वाले जो हैं, मेरा ख्याल है कि उनके लिए वो खुद अपने आप से क्लियर नहीं हो। ठीक है, मुश्किल में पड़ते हैं। जब आप खुद क्लियर हो जाते हैं ना, क्लैरिटी आपके अपने अंदर अगर मौजूद है, तो आप फिर उनको टारगेट नहीं कर रहे हो। ठीक है। आप खुद नकाद हो, आप खुद पहले कारी हो। लेकिन इसमें सर एक ये बात भी तो आ सकती है कि मसलन अगर आप खुद कमज़ोर नकाद हैं और आप खुद कमज़ोर कारी हैं, तो इसका मतलब है तकलीफ भी ऐसे होगी, कमज़ोर होगी। तो इसका मतलब तो ये है कि आपको पहले अपने नकाद को और पहले अपने कारी को एलिवेट करना चाहिए। एलिवेट करना होगा। आपका तजुर्बा, ज़िंदगी का मुशाहिदा, मुतालिया और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये है ना आपके अंदर के नकाद के लिए और आपके अंदर के कारी के लिए, जो उसे राह दिखा रही है। यानी जिसने बहुत पढ़ा हुआ नहीं है, हाँ, वो अच्छा लिख नहीं सकता। जिसने बहुत अच्छा परखा हुआ नहीं है, हाँ, वो अपने को भी नहीं परख सकता। बिल्कुल। तो वो जो यानी हम ये समझते हैं कि एक ये भी बात है कि कोई यानी ऐसी शय होती है जो वहबी किस्म की है, बगैर पढ़े लिखे भी आ जाती है, खुद ही आ जाती है या बेसाख्ता हो जाती है। तो कभी कभार तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता। अरे एक चीज़ ज़रूर होती है कि कुछ गिफ्टेड लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास कोई तालीम वगैरह भी नहीं होती और वो सब चीज़ें नहीं भी होती, लेकिन उनके पास एक ज़िंदगी का मूड जो है
उसे जानने का, समझने का और देखने परखने का वो ज़रूर होता है जो कि किताबों से हट के हो। ठीक है। नहीं, किताबों से क्या, फिक्शन की किताबों से भी हट के होता है, वैसे उन्होंने किसी का फिक्शनकार को ना पढ़ा हो, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा ना। नहीं। देखिए हम पैगंबरों की भी अगर हम बात पढ़े करते हैं तो वो मतलब पैगंबरों को भी देखें आप, तो वो पढ़े लिखे होने से मुराद ये नहीं है कि वो साइंस भी पढ़ा हुआ हो, वो फलसफा भी पढ़ा हुआ हो, यानी लेकिन जिस आर्ट के अंदर वो है, हाँ, उस आर्ट को तो वो जानता हो ना। और ये एक चीज़ जो है ना, गिफ्ट, ये भी है कुदरत की तरफ, वो तो है, वो मौजूद अगर नहीं है, जी, वो बड़ी खूबसूरत, आप वो बड़ी खूबसूरत बात जो है कही थी हरमन हेसे ने। उसने कहा था कि इंसान को दुनिया की हर चीज़ जो है वो सिखाई जा सकती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान को सिखाई ना जा सके सिवाय एक चीज़ के, और वो है ज़हानत। अब ये गिफ्टेड है, आप ज़हीन नहीं बना सकते, ऐसे आईक्यू नहीं बढ़ा सकते आप। वो जो ज़हानत है ना, वो आपके अंदर नहीं है तो आपको वो सिखाई ही नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक। सो वो ज़हानत जो है बुनियादी तौर पे सबसे पहला एक आपका वो जो मेरिट है वो है, उसकी मौजूदगी में आप अगर पढ़ भी रहे हैं, आप मुशाहिदा भी कर रहे हैं और आपके अपनी ज़िंदगी पर तजर्बे भी गुज़र रहे हैं और आप उनसे भी सीख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मिल के आपकी उस ज़हानत के लिए एक जगह बना लेती हैं और उसको एक रास्ता फ़राहम करती हैं किसी भी सेंट में, किसी भी आर्ट में, वो आप उस तरफ लेके चल निकलते हैं। लेकिन ऐसा जो है कि खालिस्तान सिर्फ पढ़ के ही आप ऐसा हो जाते हैं, ये मुमकिन नहीं है मेरा ख्याल। नहीं, जाहिर है कि सिर्फ आप पढ़ लें और आपका ये सब हो जाए, उसी से ही आप हो जाते हैं। वरना बहुत सारे पीएचडी किए हुए लोग भी बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो वो क्या उनके पास होता है, महज एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर उनकी अपनी कोई अथॉरिटी हो जाती है। वो तो मजदूरी है ना। हाँ, वो तो एक तरह की मजदूरी का मतलब ये है कि आप काम पे लग जाते हैं और फिर बिल आखिर वो कर लेते हैं, तो जाहिर है ये तो इस तरह के मामलात हैं। वो यानी पीएचडी भी जो है वो कोई स्कॉलरशिप का जो है वो यानी अलामत नहीं है। वो तो एक डिग्री है, कि आपने कुछ वक्त गुजारा है, आपने एक काम किया, उसके बदले में आपको एक सब्जेक्ट है, खास एक मौजू है जिस पर आपने काम अच्छा किया। ये भी है कि आप तो तख्लीकारों की बात कर रहे हैं, ऐसे पीएचडी भी हैं जो अच्छे मुहक्किक भी नहीं है, डिग्री उनके पास तहकीक की है तो वो अच्छे मुहक्किक भी नहीं होते। तख्लीकार तो दूर की बात है। तो इसी तरह बहुत से लिखने वाले ऐसे हैं जिनकी किताबें भी हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है यानी तख्लीक के नाम पर, लेकिन वो तख्लीकार नहीं है। ये भी तो है ना साहब। बिल्कुल ऐसे। वो सिर्फ किताबें होने से तो बंदा तख्लीकार नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं जहाँ से शुरू किया था। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं मतलब मेरे दिल को लगी कि जिस तरह से मैंने सवाल बनाया था, आपने उस फ्रेम से हट कर एक और फ्रेम जो है वो उसका बनाया है कि आप सबसे पहले अपने कारी को, अपने नक्काद को जो आपके अंदर है उसको पॉलिश करें, उसको बढ़ाएं और फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए लिखें, बजाय इसके कि कारी और नक्काद बाहर तलाश करें। अगर आप उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो बाहर वाले को भी सेटिस्फाई करने का कोई ना कोई उसमें से निकल आएगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने नहायत जो जहानत की आपने बात की, आपने नहायत जहानत के साथ इस उक़्दे को खोला और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को जनाब शोएब खालिद साहब की ये वालेहाना और बेसाख्ता और तख्लीकी बातें जो हैं वो पसंद आई होंगी।